नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे विधानसभा भर्तियों पर सवाल, विपक्ष का बवाल। जी हां, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में सन 2000 में हुई अवैध नियुक्तियों व भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने विधानसभा सचिवालय व सरकार को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा। आपको बता दें कि देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापर ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि विधानसभा सचिवालय में सन 2000 में अब तक बैकडोर नियुक्तियां करने के साथ साथ भ्रष्टाचार व अनियमितता भी बरती गई है। इस पर सरकार ने एक जांच समिति बनाकर 2016 से अब तक की भर्तियों को निरस्त कर दिया है। वहीं विधानसभा के 2016 से पहले के नियुक्त कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। सूत्रों की माने तो महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर ने स्पीकर रितु खंडूरी को दी अपनी राय में दो टूक स्थिति साफ कर दी है कि सूत्रों की माने तो महाधिवक्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2016 से पहले के कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता पर वो कोई भी विधिक राय नहीं दे सकते, क्योंकि इन कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता से जुड़ा कोई दस्तावेज उन्हें नहीं मिला है। न ही डीके कोटिया की अध्यक्षता वाली समिति ने कहीं भी इन कर्मचारियों की नियमितीकरण की वैधता को सही ठहराया है। उल्टा कोटिया समिति ने 2000 से लेकर 2022 तक के सभी नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति को वैध बताया है। इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। ऐसे में वे नियमितीकरण की वैधता पर किसी भी तरह की कोई विधिक राय नहीं दे सकते। चर्चा आज इसी पर विधानसभा भर्तियों पर सवाल, विपक्ष का बवाल। विधानसभा से बैकडोर नियुक्तियों से बाहर हुए कर्मचारियों को विधानसभा के गेट पर 38 दिनों से सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग सिर्फ यही है कि नियमों के अनुसार 2000 के बाद वाली विधानसभा में हुई सभी भर्तियों को निरस्त किया जाए। वहीं कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल सरकार पर हल्ला बोले हैं। हालांकि ये मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन सियासत गर्म है। पहले मैडम ने ये बोला था कि हम विधिक राय ले रहे हैं 2015 से पहले वालों के लिए, और हमारे लिए विधिक राय एक रात में ली जाती है। रिपोर्ट आने के कुछ घंटों बाद ही मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें सीधे बाहर कर देती है तत्काल प्रभाव से। मगर 2015 से पहले वालों के लिए मैडम बोलती कि हम विधिक राय ले रहे हैं। 4 महीने होने के बावजूद विधिक राय नहीं आती है। उसके बाद जब ये हल्ला उठने लगता है कि 2000 पहले से वालों पे कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, और अब जैसे हमारी डेट कोर्ट में 25 फेब की है, तो उसमें भी मैडम को लगा होगा कि अब अगर जज पूछते हैं आपसे कि आपने 4 महीने हो गए केस को और आपने 2015 के बारे में आपने पहले भी जैसे बोला था कि विधिक राय ले रहे हैं, अभी तक नहीं लिया। हमें आज 38 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। इतनी ठंड में हम बैठे हैं, डेली बारिश हो रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, इतने दिन से हमें सैलरी नहीं मिली है, इतनी परेशानियाँ हमको आ रही है, हमारे बच्चों की फीस नहीं जा रही है, कितनों की तो हायर एजुकेशन की बात है, तो मतलब इतनी दिक्कत है। इस टाइम पे हम ऐसे मझधार में फंस गए हैं, ना हम इधर के रहे ना उधर के। और हमारे बैंकों के लोन हैं, हम अपनी घर की EMI नहीं भर पा रहे हैं। रेंटों पे हमारे साथ के लोग रहते, कितनी सिंगल मदर हैं, उनको इतनी दिक्कतें आ रही है। हमारे साथ बहुत विकलांग लोग हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ, मैडम ने हमारे बारे में एक बार नहीं सोचा। जब प्रक्रिया एक है, आप जो अंदर बैठे उनको काम करने का अधिकार आप दे रही हैं, तो हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि आज हमसे ये अधिकार छीना गया। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य निर्माण के वर्ष 2000 से 2022 तक समस्त नियुक्तियों की जांच हाई कोर्ट से सिटिंग जज की निगरानी में की जा रही है और भ्रष्टाचारियों से सरकारी धन के लूट को वसूला जाए। सरकार ने पक्षतापूर्ण कार्य करते हुए अपने करीबियों और बैकडोर भर्ती नियमों को ताक में रखकर की है।
जिससे प्रदेश के लाखों बेरोजगार और शिक्षित युवाओं के साथ धोखा किया है। यह सरकारों द्वारा जघन्य किस्म का भ्रष्टाचार है और वर्तमान सरकार भी दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वहीं विधानसभा नियुक्तियों में बड़ा विवाद उत्पन्न करने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने विधानसभा स्पीकर पर आरोप लगाया है। दसोनी ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने व्यर्थ ही विधानसभा नियुक्ति मामले में लगातार झूठी बयानबाजी कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। दसोनी ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब विधिक राय को लेकर विधानसभा स्पीकर ने भ्रमित करने वाला बयान दिया हो और सभी से सच्चाई छुपाई हो। दसोनी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में बयान दिया कि उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर विधिक राय मांगी है, जबकि महाधिवक्ता बाबुलकर उन्हें 9 जनवरी 2023 को ही अपनी राय दे चुके थे। देखिए, मैं पहले दिन से इस बात को कहती आई हूँ कि स्पीकर ने खुद रायता इतना फैला दिया है कि अब उनसे अकेले से ये सिमटे नहीं सिमट रहा है। इसलिए कभी वो मुख्यमंत्री जी का कंधा इस्तेमाल कर रही हैं, कभी महाधिवक्ता का कंधा इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि जब आप रोजगार देने की स्थिति में नहीं हैं, आपको कोई अधिकार नहीं था कि आप बिना सोचे समझे इतने सारे लोगों का रोजगार एक झटके में छीन लें। बार बार हमने कहा कि ये नैतिकता का सवाल है, ये वैध और अवैध का सवाल तो है ही नहीं, क्योंकि आपके पास उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए या उसको प्रूव करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। वहीं बीजेपी का मानना है कि विधानसभा भर्ती को लेकर दोनों संवैधानिक पीठ है, जिस पर लगातार मामला चल रहा है। वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। कभी भर्ती घोटाले को लेकर कुछ बोलती है तो कभी कुछ और बोलती है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर हल्ला बोलते हुए साफ कर दिया है कि यह मामला अभी कोर्ट में है, इस पर ज्यादा कुछ कहना सही नहीं होगा। क्योंकि दोनों संवैधानिक संस्था है, विधानसभा भी एक पीठ है और अदालत में भी मामला चल रहा है। लेकिन जो मेरे कांग्रेस के नेतागण हैं, जो अपने आप को बिल्कुल, मुझे लगता है कि दूध का धुला हुआ बिल्कुल इस तरह से अपनी पार्टी को दिखा रहे हैं, जिस पार्टी ने 57 साल तक इस देश को लूटा है और इस राज्य के अंदर जब उनका 10 सालों तक इस राज्य के अंदर शासन रहा है, तो उनका चाल चरित्र और जिस तरह का आचरण उन्होंने यहाँ पर किया है, जिस तरह से उन्होंने विधायिका को खरीदने का शर्मसार काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह के उन्होंने जो है तो शराब कांड से लेकर और जिस तरह से मैं कह सकता हूं कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं को उन्होंने उत्तराखंड को शर्मसार किया है। इस मामले को लेकर कोर्ट में केस लंबित है। ऐसे में 2016 से पहले के कर्मचारियों को लेकर कोई विधिक राय नहीं दी जा सकती है। 17 जनवरी को जब स्पीकर से पूछा गया कि वो 2016 से पहले के कर्मचारियों के मामले में क्या कर रही है, तो बोला कि विधिक राय मांगी गई है, जबकि सूत्रों की माने तो 9 जनवरी को ही महाधिवक्ता अपनी राय दे चुके थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि मीडिया को क्यों सही जानकारी नहीं दी जा रही है। आपको बता दें, अब इस पूरे मामले में नैनीताल हाई कोर्ट में 1 मई को सुनवाई होने जा रही है। नैनीताल से सहयोगी कांता पाल के साथ राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज विधान सभा मामले को लेकर देवभूमि के दंगल में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक विशेष पैनल मौजूद है, उनका परिचय आपसे करवा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता विशाल गुप्ता हमारे साथ होंगे, साथ ही सूरज सिंह नेगी कांग्रेस प्रवक्ता, आम आदमी पार्टी से संगीता शर्मा प्रवक्ता, अभिजय नेगी जो कि अधिवक्ता नैनीताल हाई कोर्ट से हैं, वह भी हमारे साथ हैं। साथ ही बर्खास्त कर्मचारी विधानसभा के मनीष भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि के दंगल में। पहला सवाल मेरा कांग्रेस प्रवक्ता सूरज नेगी साहब आपसे है कि जब यह मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है, लंबित है, मामला चल रहा है इसको लेकिन बार बार जो सत्ताधारी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि जब कोर्ट में मामला है तो आप इस मुद्दे को तूल क्यों दे रहे हैं? ना सरकार के हाथ में निर्णय है, ना आपके हाथ में है, कोर्ट के हाथ में है, फिर बार बार इस मुद्दे को गर्म करने की कवायद आपकी तरफ से की जाती है, आखिर क्यों? देखिए कपिल जी, सरकार कोर्ट की आड़ लेकर के बच नहीं सकती। जो सवाल हैं वो सबके सामने हैं और जिस प्रकार विधानसभा अध्यक्ष ने अदूरदर्शितापूर्ण कदम उठाते हुए 2016 के बाद की भर्तियों को जो है निरस्त करते हुए जो है जो कर्मचारी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और
राज्य गठन से लेकर 2016 तक के भर्तियों पर आप मौन साधे रहे, आप लगातार झूठ बोल रही हैं। और जिस प्रकार से 2016 के बाद की भर्तियों के लिए आपने जो उम्मीदवार थे उनको तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, परंतु जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे, आज कैबिनेट मंत्री हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। जीरो टॉलरेंस की सरकार एकदम से उलट है। ये भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है इनका, भ्रष्टाचार करने को लेकर जो है ईमानदारी के प्रति जीरो टॉलरेंस, ईमानदार नहीं है बल्कि भ्रष्ट है 100%। तो हमारा कहना यह है कि कांग्रेस शुरू से मांग करती रही है कि अगर ये नैतिकता का प्रश्न है तो ये राज्य गठन से लेकर अब तक के उसको एक तराजू से तोला जाना चाहिए। और जहां आप जो नौकरी पाए हुए लोग हैं उन पर कार्रवाई करते हैं, तो जो नौकरी देने वाले लोग हैं, जिन्होंने सिफारिशें की हैं, जिन्होंने इसके आड़ में भ्रष्टाचार किया है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो इसलिए जो है ये कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस जो है मुद्दे को गर्म कर रही है। भाई, जो लोग 38 दिनों से बैठे हुए हैं, अब उनके लिए आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में मामला है, परंतु एक नैतिकता आती है। नैतिकता की बात यह है कि आपको राज्य गठन से लेकर अब तक के लोगों को एक लाठी से हाँकना चाहिए, अलग अलग नहीं। एक हांडी के दो बर्तन नहीं हो सकते, तो इसलिए एक हांडी के दो पार्ट नहीं हो सकते, इसलिए आपको जो है समग्र रूप से एक साथ एक जैसी कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ जो बर्खास्त कर्मचारी हैं मनीष भगत भी जुड़े हुए हैं, उनसे सीधा सवाल करते हैं। मनीष, 38 दिनों से लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक सरकार की तरफ से कोई कवायद नहीं की गई है। सरकार का कहना है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की क्या राय है? क्या सरकार जो है आपके साथ खड़ी नहीं है? कांग्रेस जिस तरह के आरोप लगा रही है कि जो बीजेपी है वह इस मुद्दे से भागना चाहती है, हर बार एक नया शुगुफा पेश कर देती है, क्या कहेंगे पूरे मसले को लेकर आप? मनीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने इस पैनल में हमें इनवाइट किया और हमारा पक्ष रखने के लिए हमें बुलाया। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जब कोटिया कमेटी ने राज्य निर्माण के बाद से 2022 तक की सभी नियुक्तियों को एक ही प्रक्रिया के तहत होना बताया तथा सभी को बोला है कि ये सभी अनियमित हैं, जो विधानसभा का काउंटर एफिडेविट है जो हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया है, उसमें भी विधानसभा स्वयं कह रही है कि जितनी भी नियुक्तियां हैं सभी अवैध हैं, अनियमित हैं। तो जो 2016 के बाद जो कार्रवाई की गई है वो सिर्फ 2016 के उपरांत नियुक्त कार्मिकों पर ही क्यों की गई है, और 2016 से जो पहले नियुक्त कार्मिक हैं उनको किस आधार पर छोड़ा गया है, ये हमारा सवाल है। यही हमारी मांग है कि अगर मैडम को इंसाफ करना था तो बराबर इंसाफ करती, एक समान कार्रवाई करती, लेकिन जो अधूरा न्याय उनने किया है उसी को लेकर हम लगातार विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। 38 दिन हमारे धरने को हो चुके हैं। इसमें एक तथ्य में बहुत आज जो बहुत प्रासंगिक भी है, जब हमें विधानसभा ने बर्खास्त किया था सितंबर माह में, तब मैडम स्पीकर ने हमसे कहा था या मीडिया के सामने ये बोला था कि जो लोग नियमित हो गए हैं कर्मचारी, उनको लेकर विधिक राय ली जाएगी। तो पहले तो यह है कि 4 महीने तक कोई विधिक राय विधानसभा द्वारा नहीं ली गई। बार बार हमने दबाव बनाया और जो मीडिया के माध्यम से भी दबाव बना कि वो राय जो है विधिक राय कब ली जाएगी। तो 4 महीने तक बार बार कोर्ट में भी विधानसभा द्वारा कहा गया कि हम ये विधिक राय ले रहे हैं, लेकिन कोई विधिक राय विधानसभा द्वारा 4 महीने तक नहीं ली गई। और जब ली गई भारी दबाव, जब हम लोग आंदोलन में बैठे, उसके बाद जो विधिक राय है विधानसभा ने ली, तो 15 दिन तक 9 जनवरी को विधिक राय स्पीकर मैडम के ऑफिस में रिसीव हो गई थी और 15 दिन तक उस राय को दबाकर बैठे रहे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और जब मीडिया के माध्यम से ये बात उजागर हुई, मैडम से पूछा गया तो मैडम ने कहा 18 जनवरी को मैडम ने ये बोला कि हमने सरकार को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, विधिक राय के लिए पत्र लिखा है, जो भी विधिक राय सरकार के माध्यम से हमें मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जबकि विधिक राय 9 जनवरी को ही मिल गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस राय को, विधिक राय को आखिर क्यों दबा के विधानसभा सचिवालय बैठे रहा, क्यों उस विधिक राय पर कोई सार्वजनिक उसको नहीं किया गया, क्यों मीडिया को ये नहीं बताया गया कि ये विधिक राय हमें मिल चुकी है। और अगर आप मुझे थोड़ा सा मौका दें तो मैं उस जो विधिक राय महाधिवक्ता महोदय की है उसके कुछ प्रासंगिक अंश जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो उनने उसमें कोट किए हैं, उनकी तरफ मैं कहना चाहता हूं। तो जो एजी साहब की विधिक राय है उसमें उनने
कोटिया समिति को कोट किया है, जो कोटिया समिति बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि जांच समिति के उक्त प्रतिवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वर्ष 2001 से 2015 के बीच की गई नियुक्तियां, जिनका विनियमितीकरण 2013 में तथा 2016 में हो गया है, वे लीगल यानी वैध हैं तथा नियम विरुद्ध नहीं हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है जो महाधिवक्ता महोदय ने अपनी जो ओपिनियन इनको भेजी है उसमें दी है। साथ में एजी साहब ये भी कह रहे हैं, मुझे रिकॉर्ड में ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जो रिकॉर्ड विधानसभा ने ओपिनियन के लिए एजी साहब को भेजा, उसमें कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जिसमें 2001 से 2015 के बीच की गई नियुक्तियां, जिनका नियमितीकरण 2013 तथा 2016 में हो गया है, को जांच समिति यानी कोटिया समिति ने क्लीन चिट दी है। तो हमारा सवाल यही है, जब इतने फाइंडिंग्स आ गई हैं, कोटिया कमेटी ने कह दिया है सब इलीगल हैं, आपका काउंटर एफिडेविट कोर्ट के सामने कह रहा है सब इलीगल हैं, ओपिनियन आपको मिल गई है, तो अब क्यों ये देरी हो रही है जो कर्मचारी हैं जो नियमित हो गए हैं उनको लेकर निर्णय लेने में, और क्यों बार बार हम लोग भेदभावपूर्ण रवैये का शिकार हो रहे हैं, क्यों हमारी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई, क्यों हमसे कोई बातचीत विधानसभा द्वारा नहीं की जा रही है, यही हमारा कहना है। चलिए, आप सभी जो मेहमान हैं लगातार बने रहिएगा, चर्चा आज इसी पर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बता दें कि ब्रेक के बाद भी विधानसभा भर्तियों पर बवाल और विपक्ष का सवाल जारी रहेगा। बने रहिए के न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में, और लगातार देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं विधानसभा भर्तियों पर बवाल और विपक्ष का सवाल। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी, आपने यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता की बात सुनी, आपने जो निष्कासित कर्मचारी हैं भगत से बर्खास्त कर्मचारी जो उनकी बात सुनी, क्या कहेंगे आप कि जो सत्ताधारी पार्टी है, सरकार जो है या विधानसभा अध्यक्ष, इसके द्वारा गुमराह किया गया, लगातार जो विधेयक जो राय थी उसको दबा कर रखा गया, 15 दिन बाद भी ना मीडिया से साझा की गई जानकारी और ना ही जो बर्खास्त कर्मचारी होना इनको साझा की गई जानकारी। तो क्या माना जाए कि पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत काम को अंजाम दिया गया, कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है? देखिए मिश्रा जी, पिछले 22 सालों में जब से उत्तराखंड बना, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की सरकार रही, और जब विपक्ष भी ये मांग कर रहा है कि 2000 के बाद जो भी बैकडोर भर्तियां हुई उनकी जांच होनी चाहिए, तो भाजपा को परेशानी कहाँ खड़ी हो रही है? क्योंकि विपक्ष इसका विरोध नहीं कर रहा कि आप जांच मत कीजिए, चाहे वो कांग्रेस के टाइम की भी भर्तियां हैं। और जो मनीष भगत जी बैठे हुए हैं, जिन कर्मचारियों को निरस्त किया गया, वो भी होनी चाहिए। तो भाजपा को परेशानी कहाँ खड़ी हो रही है कि वो जांच करने में असमर्थता दिखा रही है? रही दूसरी बात, बार बार विधिक राय की बात कही जाती है। 38 दिन से उनको महाधिवक्ता की रिपोर्ट आने के बाद भी उस जांच को साझा ना करना, तो मानिए रितु खंडूरी जी चाहती क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, कि वो सिर्फ एक विधिक राय का सहारा लेकर के क्या दिखाना चाहती है? दोनों में से एक ही चीज सही हो सकती है कि अगर उस राय में अभी 2 बिंदु मनीष भगत जी ने पढ़े, तो उससे जब महाधिवक्ता जी की रिपोर्ट में ये दर्शाया गया कि शुरू से लेके अब तक की सारी भर्तियां जो है वो वैध नहीं है, इस पर असमंजस की स्थिति है, तो माननीय रितु खंडूरी जी ने बाद के लोगों को कैसे बर्खास्त कर दिया? उस पर भी उन्हें विधिक राय लेनी चाहिए थी। जब वो एक दिन में विधिक राय ले सकती हैं तो वहां हिला वाली क्यों? तो ये विरोधाभास की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन संगीता जी, सवाल यह है कि जब पूरा जो मामला है कोर्ट में विचाराधीन है, फिर इस मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? कोर्ट अपना निर्णय लेगा। जी देखिए मिश्रा जी, कोर्ट अपना निर्णय लेगा, लेकिन जब एक दिन में किसी चीज पर निर्णय किया जा सकता है और एक 4 महीने का लंबा समय हो गया, तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और सीधी सी बात, दोनों एक स्वतंत्र संस्थाएं हैं, कोर्ट का अपना निर्णय है। जब माननीय रितु खंडूरी जी ने निर्णय लिया, जांच स्वयं बिठा दी, तो इस पर भी उन्हें निर्णय लेना चाहिए था, क्योंकि 38 दिन से धरने पे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, जब उन लोगों को बर्खास्त किया गया जो वहां नौकरी पर थे, जिसने चोरी की और जिसने चोरी करवाई, गलती दोनों की होती है, तो किसी एक को सजा देना और दूसरे को यूं ही छोड़ देना, तो ये दोहरा मापदंड जो भाजपा सरकार अपना रही है, ये कतई भी उनका रवैया ठीक नहीं है। आपने एक तो मंत्री पद पर अभी भी बने हुए हैं, उनसे इस्तीफा मांगा क्या उनको कोई सजा सुनाई गई क्या? तो ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? तो अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी सही हैं, तो नियुक्तियां जैसी थी वैसे ही रहनी चाहिए थी, और यदि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी गलत हैं, जो लगे हुए थे उनको बर्खास्त कर दिया गया कर्मचारियों को,
तो इसका मतलब वो नियुक्तियां गलत तरीके से थी, तो फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी अपने पद पर क्यों बने हुए हैं? बिल्कुल। तो ये भाजपा को दोहरा चाल चरित्र चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, जो सही है उस निर्णय पर जाना चाहिए विशाल जी और जो विरोधाभास जी स्थिति है उसको खत्म करे और एक निर्णय पर आए। विशाल गुप्ता जी, बड़े आरोप लग रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के समय पे जो बर्खास्त कर्मचारी हैं 280 जो कर्मचारी हैं, उनमें से बात की जाए तो उनमें माफी चाहिए 228 जो कर्मचारी हैं, उनमें से जो 78 कर्मचारी हैं वो प्रेमचंद्र अग्रवाल के विधानसभा तत्कालीन रहते समय जो विधानसभा अध्यक्ष थे उस समय की हैं। साथ ही बात की जाए गोविंद सिंह कुंजवाल जो थे कांग्रेस की तरफ से थे, उनके 150 जो है इसमें बर्खास्त कर्मचारी शामिल हैं। आपके जब प्रेमचंद अग्रवाल के समय के 78 कर्मचारी यहां पर दोषी हैं, तो फिर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री क्यों? यह सवाल है आप प्रवक्ता का। आपका दोहरा चरित्र क्यों सामने आ रहा है? एक तरफ कर्मचारी को बर्खास्त करो, अपने मंत्रियों को आप बहाल किए हुए हो। विशाल जी सर अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। विशाल जी अनम्यूट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति नहीं करती है, सबके साथ एक जैसे व्यवहार करती है, सबका साथ सबके विकास की बात करती है। जिस दिन से ये मामला प्रदेश के अंदर आया, जिस दिन से मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, उसी दिन से सरकार ने, दामी सरकार जी ने संवेदनशीलता अपनाते हुए इस पर निर्णय लिया और तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू हुई। कोटिया साहब की निगरानी में इसकी कमेटी बनाई गई और सारी जांच का दूध का दूध पानी का पानी करने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया। इसमें सिंगल जैसे जो सचिव बने हुए थे उनको भी निलंबित किया गया। आप कहां इसमें गलत है सरकार? आज विचाराधीन मामला न्यायालय के अंदर है और हम चर्चा राजनीति की बार बार इसमें राजनीति विषय ले रहे हैं। जब न्यायालय के अधीन कोई मामला है, वो 2000 से 2022 तक की जितनी सरकारें रही उसमें एक साल वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय स्वामी जी 2001 के 2 के बाद कांग्रेस की सरकार, 2007 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 2012 में कांग्रेस की सरकार और 2022 में बीजेपी की सरकार है। सरकार चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो, लेकिन पारदर्शिता नीति के अनुसार हो, किसी का अहित न हो। पारदर्शिता तो आप ही नहीं कर रहे हैं ना सर। आरोप देखिए मनीष भगत के आरोप हैं, संगीता शर्मा जी के आरोप हैं। पारदर्शिता तो आप ही नहीं बरत रहे ना गुप्ता जी। जाति का अहित नहीं होने दूंगा, ये बार बार शब्द माने मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो फिर कहां गलत है? सरकार कहां गलत है? आप बेमतलब की राजनीति का अड्डा बना रहे हो, मुद्दा बना रहे हो। हम विचाराधीन, सरकार न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। हमारे साथ नौजवानों ने अपनी याचिका दायर कर रखी है, सामाजिक संस्थाओं ने डाल रखी है, उसका निर्णय आने दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन विशाल जी सबसे बड़ा सवाल यह है, संगीता जी का अपना सवाल सुना है कि जब भर्ती घोटाला नियुक्ति जो होती है, नियुक्ति करने वाला और कराने वाला दोनों अपराधी होते हैं, तो आपने जो करने वाले थे वो तो आपने बर्खास्त कर दिए, लेकिन जो कराने वाला है, जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपके जो मंत्री हैं अग्रवाल जी, प्रेमचंद अग्रवाल जी, इन पर कार्यवाही क्यों नहीं? सवाल यह है। सरकार बिल्कुल संवेदनशीलता अपना रही है, सब पे कार्रवाई होगी, पारदर्शिता नीति के अनुसार कार्रवाई होगी, लेकिन जांच तो होने दीजिए। न्यायालय के अधीन मामला, न्यायालय का जवाब तो आने दीजिए। चलिए हमारे साथ अभिनय नेगी साहब, अधिवक्ता नैनीताल हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। अब अभिनय जी क्या कहेंगे? जिस तरह से आपने कांग्रेस को सुना है, हमारे साथ जो बर्खास्त कर्मचारी हैं मनीष भगत, उनको सुना है, आप प्रवक्ता को सुना है, क्या कहेंगे? अभिजय जी अनम्यूट कीजिए। अभिजय जी अनम्यूट कीजिए। अभिजय जी आवाज मिल रही है? अनम्यूट कीजिए। चलिए हमारे साथ लगातार जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं सूरज नेगी साहब जुड़े हुए हैं। नेगी साहब क्या कहेंगे? विशाल जी का कहना है कि आप जो कोर्ट है उसकी प्रक्रिया पर बाधा बन रहा है, राजनीति कर रहे हैं, तूल पकड़ा रहे हैं मामले को, विचाराधीन मामला है, उसका निर्णय तो आने दीजिए, सब पर कार्यवाही होगी, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है नेगी साहब आप लोगों को? देखिए कपिल जी जी, कोर्ट वही निर्णय लेगी जब जो सरकार उनको दस्तावेज दिखाएगी। और सरकार में जो हमारी माननीय अध्यक्षा हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने जिस अपरिपक्वता से इस पर जल्दबाजी में कदम उठाया, मेरा कहना यह है कि जब विधिक राय लेने की बात थी तो विधिक राय तो राज्य गठन से लेकर 22 तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनके संबंध में ली जानी चाहिए। अब अगर आपने विधिक राय ली तो क्या केवल 16 के बाद के कर्मियों को बर्खास्त करने का काम आपने किया? उससे पहले वालों के लिए आप जो है कोर्ट का बहाना बनाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो द्वंद्व है
और जब ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो ये इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और ये है। मतलब ये नहीं बता पा रहे हैं कि माननीय अग्रवाल जी जो तब विधानसभा अध्यक्ष थे, और जब सरकार ने जो है उनकी फाइल पास नहीं की, तो संसदीय कार्य मंत्री बनते ही जो है वित्त मंत्री बनते उन्होंने उनकी फाइल पास कर दी। तो जो सरासर बिल्कुल दिखे जा रहे हैं उसमें ये दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस हमेशा कहती आ रही है कि न्यायालय अपना काम करेगा, पर सरकार क्या कर रही है? मतलब आप एक तरफ जो है 2016 के बाद के कर्मियों को बर्खास्त कर देते हैं, उससे पहले वालों को जो है आप उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं कहता हूं कि अगर कार्रवाई होनी है तो भर्ती करने वाले और भर्ती होने वाले दोनों पर होनी चाहिए। आप एक पर कार्रवाई करके फिर दूसरे को न्यायालय पर लंबित करने का, लटकाने भटकाने का जो सरकार काम कर रही है, और सरकार को कोई बहाना नहीं मिल पा रहा है अपना मुंह छुपाने के लिए, केवल और केवल कोर्ट के पीछे होकर के अपना मुंह छुपाने का काम कर रही है। और जो इनके यहाँ भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला है, अंतर्द्वंद है इनकी पार्टी में, वो सबके सामने आ रहा है। निकी साहब, आप बार बार कर रहे हैं कि भर्ती करने वाले, कराने वाले दोषी होने चाहिए, हम ही बात कर रहे हैं, लेकिन आप गोविंद सिंह कुंजवाल की बात क्यों नहीं करते हैं? उनके कार्यकाल में भी 150 भर्तियां हुई हैं, वह भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, संदेह के घेरे में हैं। जी जी कपिल जी, हमने कहा कि वो कुंजवाल साहब हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल साहब हो, चाहे अब कुछ तो जो है इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु जितने भी लोग हों उन सबके साथ एक समान कार्रवाई होनी चाहिए। केवल एक व्यक्ति को आप बदनाम करें वो ठीक नहीं है। हमारा कहना है कि जितने भी लोग संलिप्त हैं उस मामले में, उन सबके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। जी, हमारे साथ अभिजय नेगी साहब जुड़े हुए हैं। अभिजय जी, आवाज आ रही है आपको? अब मेरी आवाज आ रही है क्या? जी अभिजय, आ रही है। पूरे मामले को सुना अभिजय, क्या कहेंगे? देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। 1974 की उत्तर प्रदेश के समय की एक नियमावली है जो विधानसभा के रिक्रूटमेंट्स उत्तर प्रदेश में कैसे होते थे वो गवर्न करती थी। जी। उत्तराखंड ने 2000 में अपने गठन के बाद अपनी नियमावली 2011 में बनाई, यानी कि उत्तर प्रदेश की वो नियमावली लागू थी। जी। उस नियमावली के रूल 6 में विस्तृत प्रावधान था कि किस तरीके से कोई भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए, जिसमें जमादार से लेकर सचिव तक किस तरीके से रिक्रूटमेंट होने उसका एक प्रोसीजर लेट डाउन था। परंतु यहाँ पर क्या हो रहा था कि उस प्रोसीजर को ढंग से फॉलो नहीं किया जा रहा था, यानी कि केवल आवेदनों के आधार पर रिक्रूटमेंट्स उत्तराखंड विधानसभा लगातार देती रही। और ऐसा नहीं है कि वर्ष 2016 के बाद ही कुछ विशेष चेंज किया, ऐसा ही प्रोसेस इन्होंने लगातार फॉलो किया। जो मुद्दे की बात है जो माननीय उच्च न्यायालय में अभिनव थापड़ ने उठाई है, जिनकी मैं वहां पैरवी कर रहा हूं, वो ये है कि 6 फरवरी 2003 का उत्तराखंड सरकार का एक शासनादेश है। वो शासनादेश ये कहता है कि अगर किसी ने इस तरीके की नियुक्ति की जो केवल किसी आवेदन पर है, तो उस नियुक्ति देने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर यह स्पष्ट है कि बल्कि वो शासनादेश ये कहता है उस विभागाध्यक्ष से वसूली की जाएगी, यानी कि जिसने नियुक्ति दी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहां पर क्या हुआ है, लेने वाले पर तो कार्रवाई हुई है, जैसा हम सब लोग चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन देने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 187 भी है जो कहता है कि एक विधानसभा, देखिए विधानसभा किसी भी प्रदेश का और भारत के कॉन्टेक्स्ट में संसद सबसे शक्तिशाली स्तंभ है राज्य का। वो विधान पालिका है, वहां पर कानून बन रहे हैं, वो कानून जो सबको फॉलो करने, न्यायपालिका तो उनको इंटरप्रेट करता है। लेकिन अगर उसी विधानसभा में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 जो भारतीय संविधान के हैं, जो कहते हैं समानता का अधिकार, यानी कि वो बाकी सब लोगों को तो बता रहा है कि कैसे आप समानता का अधिकार रखिए, परंतु अपने पास आते हुए जो नौकरी देने वाले लोग हैं उन पर कोई 6 फरवरी 2003 का शासनादेश है, उसके अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात माननीय उच्च न्यायालय में हमने उठाई है। और वहां पर देखिए, क्योंकि मामला सब जुडिस है, बहुत मुश्किल है कहना कि कोर्ट का निर्णय क्या आता है, लेकिन पॉइंट सिंपल सा ये है कि जिन लोगों ने नौकरियां दी, अब नौकरियां देने वाले कौन लोग हैं? क्या ऐसे ही कोई नियुक्त हो गया? इनकी सैलरी स्लिप्स कैसे कट रही थी? नेचुरली अनुमोदन जो है शीर्ष स्तरों से प्राप्त हुआ है, और फिर वो लगातार सबसे हुआ है। 2000 से लेकर अब तक सब लोगों ने जो है 6 फरवरी 2003 के उस
शासनादेश का कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है, और जिन्होंने भी उनका उल्लंघन किया है उन पर फिर जो कानून में कार्रवाई है, जो 6 फरवरी 2003 का शासनादेश है, उनके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। संगीता जी, यहाँ पर आपने जो अधिवक्ता है नैनीताल हाईकोर्ट के, उनकी दलील सुनी, आपने बात कही, तो क्या लगता है कि 6 फरवरी 2003 का जो शासन का आदेश है उसके अनुसार जो पिटिशन है वह दाखिल की गई हाईकोर्ट में, उत्तराखंड हाईकोर्ट में, तो क्या लगता है कि आप जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, 228 जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, जो 38 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अब न्याय मिलेगा? संगीता जी। देखिए मिश्रा जी, कानूनी तौर पर जो बारीकियां थी वो अभिजन जी ने बताई यहाँ पर कि किस तरह से 2003 में जो है नियम उसके अनुसार उस कोर्ट में मामला चल रहा है। तो देखिए उन्होंने साफ साफ कहा कि जो नौकरी देने वाला है वो ज्यादा कल्पित है, तो उसको सजा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हुआ, जो नौकरी कर रहे तो सजा मिली, लेकिन जिन्होंने नौकरियां दी उनको सजा नहीं मिली, चाहे वो कांग्रेस के समय के लोग हों, चाहे वो भाजपा के समय के लोग हों। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जहां नियम बनते हैं, जहां कानून बनाए जाते हैं, उनको फॉलो कराने के बजाय उन्हीं का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उत्तराखंड में इस तरह के कारनामे हो रहे हैं, और दोनों ही सरकारों ने इनको किया है। कोई एक सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल संगीता दोनों जी, ही सरकारें इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि कांग्रेस के समय भी ऐसा हुआ कि बैकडोर से भर्ती दी गई, और फिर भाजपा ने भी वही किया। और देखिए मंत्री पद पर बने हुए हैं अभी भी प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। भाई आप जब भाजपा बार बार ये कहती है कि भाई विधिक जांच चल रही है, मामला जो है वो कोर्ट में लंबित है, जब कोर्ट से फैसला आएगा तब जांच होगी, तो भाई आप तब तक उनसे इस्तीफा मांग लीजिए। आप प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से कहिए इस्तीफा दे दें। जब रिपोर्ट सही आ जाएगी, जांच हो जाएगी, जिस भी पक्ष में फैसला जाएगा उसके अनुसार आप उन्हें फिर बना लीजिएगा मंत्री दोबारा। तो आप तो उनसे इस्तीफा भी नहीं मांग रहे और कैबिनेट मंत्री बना के उन्हें बिठा दिया। तो ये किस तरह का दोहरा व्यवहार है? जनता के लिए कुछ और निर्णय और आपके अपने मंत्रियों के लिए कुछ और निर्णय। तो ये उत्तराखंड की जनता देख रही है, जो भाजपा की ये विरोधाभास की स्थिति है कि अपने अपने जो करें, चोरी भी करें तो सब सही और जनता कुछ करे तो वो गलत। क्योंकि देखिए प्रेमचंद्र अग्रवाल जी अगर नौकरियां नहीं निकालते तो जो लोग नौकरियों पे लगे वो कैसे लगते? बड़ा प्रश्न तो यही है ना मिश्रा जी। यदि नौकरी निकाली ही नहीं जाएगी तो नौकरी लेने वाला नौकरी। कपिल जी आपकी परमिशन से मैं अगर एक चीज ऐड कर सकूं, गलती उन्हीं की है। और जी अभिनव जी आपको मौका देंगे। जी संगीता जी। तो मैं यही कह रही हूँ कि जो ज्यादा कल्पित है उसको भाजपा बचाने का काम कर रही है। तो ये स्थिति उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए। जो भी विधानसभा भर्ती घोटाले में जिन्होंने नौकरियां दी हैं, सजा। चलिए अभिजय जी बताइए आप बात को। उनको भी बराबर मिलनी चाहिए। जी संगीता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभिजय जी। जी संगीता जी आपको रुकना चाहूंगा। अभिजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभिजय जी मैं आपको वो वर्बेटिम यानी कि बिल्कुल पढ़ के ही बता रहा हूं एक लाइन में कि वो क्या कहता है शासनादेश, वो मेरे सामने ही है। वो शासनादेश जो 6 फरवरी 2003 का है वो दो बातें कहता है। पहला वो ये कहता है श्रेणी ग तथा श्रेणी ग यानी क्लास 3 क्लास 4 कि किसी भी पद पर दैनिक वेतन तदर्थ संविदा नियत वेतन पर नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस प्रकार की नियुक्तियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था वो होता रहा। खैर, पर जो मेन बात है नौकरी देने वाले की जो बात है, आप उसमें ये देखेंगे प्रस्तर 4 वो ये कहता है जिन नियुक्ति प्राधिकारियों आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा इसका उल्लंघन करके अनियमित नियुक्तियां की जाएंगी, यानी कि अगर किसी ने ऐसी नौकरियां दी उनके विरुद्ध अनियमित नियुक्तियां करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और अनियमित नियुक्त कार्मिक के वेतन भत्तों पर किए गए व्यय को उनसे वसूला जाएगा। फिर कहते हैं शासन से उपरोक्त अनुसार अनुभूति प्राप्त किए बिना की गई अनियमित नियुक्तियों को संबंधित नियोक्ता द्वारा तत्काल प्रक्रिया के अनुसार समाप्त किया जाएगा। तो प्रोसीजर तो ये ले डाउन करता है कि जिसने वो नियुक्ति दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जी। यहाँ पर यही कहना जी नेगी साहब जी घोटाले संगीता जी का कहना है कि हर बार बैकडोर से भर्तियां हुई हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों सरकारें दोषी हैं इसके लिए। अब बीजेपी सरकार की सरकार है, विधानसभा अध्यक्ष उनका ऋतु खंडूरी जी हैं, उन्होंने जो तमाम सवाल निशान किया, बर्खास्त किया है बैकडोर भर्तियों को लेकर। लेकिन आपके शासनकाल में भी नियुक्ति हुई, तो आपके शासनकाल में ये पहल क्यों नहीं की गई?
अगर जैसा कि अभिजा जी बता रहे हैं कि ये नियम विपरीत तरीके से कार्य किया गया, नियुक्तियां की गई, का घा का हवाला भी दिया धाराओं का, तो आप लोग क्यों नहीं जागे जो आज रितु खंडूरी जागी है? देखिए कपिल जी, राज्य गठन 2000 में हुआ जी, और उस समय अंतरिम सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की थी जी, और जिस प्रकार से उस समय नियम विरुद्ध जो है भर्तियां की गई, उसी का प्रतिफल है कि कांग्रेस ने 2003 में ये जो शासनादेश बनाया था, जिसको हमारे अधिवक्ता महोदय भी पढ़कर बता रहे हैं जी, ये 2003 का शासनादेश है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर शासनादेश का उल्लंघन होता है और ये बात पकड़ में आती है, तो निश्चित तौर पर हम तो कह रहे हैं ना कि राज्य गठन से लेकर और 22 तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं, उनके नियुक्ति करने वालों पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो जो है 16 के बाद के जो है जो कार्मिक है उन पर कार्रवाई कर देती है। तो हमारा कहना यही तो है कि अगर कार्मिकों पे आप कार्मिकों को दोषी मान रहे हैं, तो वो जो तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं, जिनका जो है प्रकरण सामने आया है कि उन्होंने जब उसकी स्वीकृति लेनी चाहिए, उस समय जो है सरकार ने स्वीकृति नहीं दी और उन्होंने वित्त मंत्री बनते ही जो है उसको फाइल को क्लियर किया। तो एक तरफ वो विधानसभा अध्यक्ष बन के प्रतिवेदन भेजते हैं और दूसरी तरफ मंत्री बन के जो है उस फाइल को स्वीकृति देते हैं। तो ये तो खुला उल्लंघन आरोप है। तो इस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? और हमने कहा कि केवल प्रेम अग्रवाल ही नहीं, जितने लोग भी दोषी हैं उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो कौन करेगा कार्रवाई? आपने जो है कुछ लोगों को सजा दे दी और बाकियों को जो है छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं। नेगी साहब, इसलिए जो है हम तो बात कहेंगे ही। नेगी साहब, सवाल तो यही है, होना चाहिए पूरा सब मामले में, पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। नेगी साहब, सवाल तो यही है कि कहानी अपनी आंख ना देखे दूसरी की फूली पर देखे। कहावत होती है कि आप खुद उसमें दोषी हैं, आपके तत्कालीन जो रहे विधानसभा अध्यक्ष भी दोषी हैं, लेकिन अब आप पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने में तुले हुए हैं। दोषी हैं या नहीं है, जनता ने हमको जो है सजा दी है और जिन लोगों को 2017 में प्रचंड बहुमत की सरकार दी है, 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार दी है और जिनका जो सगुफा है कि हम जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार प्रदेश में चला रहे हैं, तो क्या यही जीरो टॉलरेंस की सरकार है? तो हमारा कहना है कि हमको तो जनता ने सजा दे रखी है, हमको तो जनता ने सजा दी। हाँ। और जिनको प्रचंड बहुमत मानते हैं, आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई थी, आपकी पार्टी से गलती हुई थी, आपकी सरकार से गलती हुई थी, इसलिए आप जनता ने सजा दी है आपको? आप मानते हैं इस चीज को? आप स्वीकार कर रहे हैं? देखिए, जनता ने हमको सजा दे रखी है और हम तो जनता की सजा भुगत रहे हैं, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचंड बहुमत को लेकर डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, ये कब उत्तराखंड की जनता के साथ में न्याय करेंगे? अब वही सजा जो सजा जनता ने आपको दी है, कांग्रेस को दिया, वही सजा बीजेपी को आप दिलवाना चाह रहे हैं, हिसाब बराबर करना चाह रहे हैं। मनीष भगत, क्या लग रहा है जिस तरीके से जो अधिवक्ता है अभिजय, उन्होंने कहा कि जो पूरा जो उनके पक्ष में जो फैसला हो सकता है, जो तमाम दलील उन्होंने दी है विधिक न्याय को लेकर, बाद शासन के आदेश को लेकर बात कही है, फरवरी 2003 के आदेश को लेकर, क्या लगता है कि आप लोगों पर जिस तरीके से आपको बर्खास्त किया गया है, अब आपकी सुनवाई होगी, दोबारा ये जो आपकी नौकरी है उस पर आप वापसी करेंगे? भगत नेगी साहब, सॉरी भगत, मनीष भगत जी। जी माननीय उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है और 25 फरवरी को इस मामले में सिंगल बेंच में अगली सुनवाई होनी है। मैं एक तथ्य सर अपने तरफ से ये कहना चाहता हूं कि जिस जियो की अभी नेगी सर ने बात करी है, तो हमारे संग तो उस जियो को लेके भी बड़ा भेदभाव हुआ है, क्योंकि उस जियो के उपरांत जो राज्य सरकार के अन्य विभाग हैं, कम से कम 40-50 हजार लोगों की जो नियुक्ति है वो तदर्थ, दैनिक वेतन, एडहॉक, इन सब चीजों पे हुई है। और विधानसभा में ही उस जियो के लागू होने के बाद करीब 90 कर्मचारी ऐसे हैं हमारे से पहले वाले जिनकी नियुक्ति इस शासनादेश के विपरीत हुई है। तो अगर इस शासनादेश को हम मान भी लेते हैं तो हमारे संग ये भेदभाव क्यों किया गया? तो इसका मतलब कि 2016 के बाद हमें बाहर कर दिया गया और वो लोग जो लोग अभी अंदर हैं उनको किस बात का बेनिफिट दिया? हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। एक ही नौकरी पर दो पैरामीटर क्यों, दो पैमाने क्यों? एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं अपनी तरफ से सर यहाँ पर आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमारी जो नियुक्ति 2016 में हुई थी, तो उसमें 2017 में एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में हमारी नियुक्तियों को लेकर उस समय दायर हुई थी।
तो उस समय 2018 में जो चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के, उन्होंने हमारे पक्ष में अपना फैसला दिया था और कहा था कि ये नियुक्तियां वैध हैं। और उस समय जो स्पीकर महोदय हैं, उन्होंने संविधान के दायरे में और जो संविधान के तहत उनको जो अधिकार प्राप्त हैं उसी के दायरे में रहकर उन्होंने नियुक्तियां की हैं। और उस समय विधानसभा ने हमारी नियुक्तियों को डिफेंड किया था कॉल में वहां पे, और ये बोला था कि हमारी नियुक्तियां जो हैं वो पूरी तरीके से वैध हैं, स्पीकर महोदय के जो अधिकार हैं और जो उन्होंने उस समय की जो जरूरत थी उसके अनुसार ये नियुक्तियां की हैं। और उसके बाद जब हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में जो निर्णय आया, उसके बाद उस निर्णय को एसएलपी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई और तब भी वहां से वो एसएलपी डिसमिस हुई। और जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो हमारे पक्ष में जो आया था उसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा। तो हम तो एक बार पहले ही न्यायालय की शरण में जाके लौट के आ चुके हैं। हम लोग एक बार पहले ही हमारी नियुक्तियों को वैध ठहराया जा चुका है, तो अब हमारी नियुक्तियां अवैध कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और एक सवाल यहाँ पे सर कोटिया कमेटी को लेकर भी है कि जिस कोटिया कमेटी ने हमारी नियुक्तियों को अवैध बताया है, उसने क्या वो कोटिया कमेटी माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर थी? क्या वो कोई ऐसा निर्णय जिस एक फैक्ट को पहले ही कोर्ट डिसाइड कर चुका है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, और वहां पे भी दोनों जगह चीफ जस्टिस की बेंच, चीफ जस्टिस महोदय की बेंच, हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में भी, क्या वो कोटिया कमेटी उससे ऊपर थी? और कोटिया कमेटी ने उस जो पीआईएल है जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे अधिष्ठान विभाग के पास, विधानसभा सचिवालय के अधिष्ठान के पास मौजूद थे, उन फैक्ट्स को नजरअंदाज करके अपना मत ये कैसे दे दिया कि हमारी नियुक्ति अवैध है? तो हमारा तो हर जगह से, हम चाहे विधानसभा के स्तर पे हो चाहे कोटिया कमेटी के स्तर पे हो, हम लोग तो हमेशा भेदभाव का ही शिकार होते रहे हैं। बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल आपकी जो पीड़ा है, जो दर्द हम समझ सकते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, हमारे इस पैनल का हिस्सा बने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देवभूमि के दंगल में लगातार हमने चर्चा की है विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर, जो विपक्ष का सवाल है, जो बवाल है उसको लेकर। लेकिन देखना होगा कि मामला जो कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के फैसले के बाद देखना होगा कि जिस तरीके की फरवरी 2003 के आदेश की, शासन आदेश की बात कही जा रही है, कितना कारगर इन 228 बर्खास्त कर्मचारियों के लिए साबित होगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही।